हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के आज इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में, जहां पे हम देखेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे को ऑफन जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। वाई? बिकॉज इसकी जो टेंडेंसीज हैं, इसकी जो डेवलपमेंट्स हैं, इसके जो अंडर करंट्स हैं, ऑफन अंडर द सरफेस फ्लो कर रहे होते हैं, लीडिंग टू major changes in the way that we conceptualize global order, in the way in which geopolitics are carried out. Now, before moving on to the topic of the day, सबसे पहले मैं आपको जो है बता देना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, until now, राइट, आपने अपने ऑप्शनल की तैयारी जो है चाहे शुरू नहीं की या फिर अभी हाफ हार्टेड तरीके से शुरू की है या फिर खुद करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू कोप अप विद इट, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब बहुत कम टाइम रह गया है टू बी एबल टू कवर ऑप्शनल आराम से रिलैक्स्ड मैनर में बिफोर रीओरिएंटिंग योरसेल्फ फॉर अ मोर प्रीलिम्स बेस्ड अप्रोच फॉर यूपीएससी 2025. And that is why, to help you out, make a very time oriented, disciplined schedule जिसके थ्रू आप appropriate input के थ्रू maximum output derive कर पाएं, मैं आपके लिए ला रही हूं एक PSIR की वर्कशॉप, राइट, विच इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड दैट 5 महीनों में आप अपने ऑप्शनल को किस तरह से एक होलिस्टिक मैनर में कवर कर पाएंगे। तो 20 सितंबर को जो है ये वर्कशॉप होगी 5 बजे। लिमिटेड सीट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये लाइव वर्कशॉप होगी, जिसका मतलब है इंटरैक्टिव भी होगी। तो यू कैन आस्क मी योर ओन स्पेसिफिक डाउट्स, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स दैट यू माइट बी इनकाउंटरिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है sleepyclasses.com, आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड जो टैब है, उस पे जाइए, क्लिक कीजिए, सारी डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द वर्कशॉप वहां पे होगी। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, सारे मटेरियल, सोर्सेज, द वे इन विच यू आर सपोज टू अप्रोच PYQs, किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सोर्सेज को पढ़ना है, इन सारी चीजों पे मैं चर्चा करने वाली हूं इस वर्कशॉप के लिए। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया है, प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर फॉर इट राइट नाउ, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाउ when we talk about the global nuclear order, आप लोगों ने, अब मुझे पता नहीं कितने बच्चों ने ओपनहाइमर देखी है या नहीं, बट ओपनहाइमर का नाम जरूर सुना होगा, है ना। एक ब्लॉकबस्टर मूवी जिसने बहुत अकेडमी अवार्ड्स जो है वो जीते, जो कि बात करती है ऑफ अ वेरी मोमेंटस मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड वॉर 2 की एंड से जुड़ा ये मोमेंट, राइट, जहां पे डिस्प्ले किया गया था एटॉमिक बॉम्ब का पावर, बेसिकली द पावर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एंड अगर एक चीज जिसकी हम बात करते हैं जो कि डिफाइनिंग फैक्टर बन गई थी इन द 20th सेंचुरी एंड देन द 21st सेंचुरी, राइट, जिसने रीडिफाइन किया है ग्लोबल पॉलिटिक्स को, जिसने रीडिफाइन किया है द वे इन विच सुपर पावर्स डील विद वन अनदर, द वे इन विच ग्रेट पावर्स अप्रोच वन अनदर, द वे इन विच वी कंसेप्चुअलाइज ऑफ modern day warfare, it is the idea of this nuclear weapons, right। तो दोनों ही इतनी जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनके साथ जुड़ी थी, एंड साथ ही में द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट दीज वेपन्स कैन कॉज, ऑल ऑफ दीज मेक दीज न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि हम इन्हें बताते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो है ये बन गए हैं, राइट, विच एड्स टू द फैक्ट कि इनके साथ डील करने के लिए एक न्यूक्लियर ऑर्डर, एक सर्टन रेजीम्स की जरूरत थी। अगर हम ट्रूली दी आइडियाज, अब न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जो आइडियाज जुड़े थे, आइडियाज ऑफ बेसिकली दैट ओनिंग न्यूक्लियर वेपन्स इज गोइंग टू डिटर, राइट, जिसको हम न्यूक्लियर डेटरेंस बोलते हैं, कि दूसरी पावर जो है 2 बार सोचेगी बिफोर इंडल्जिंग इन एनी सॉर्ट ऑफ conflict or warfare. Why? Because of the fear of nuclear war breaking out, which would lead to what we understand as mad mutually assured destruction for all parties involved.
नाउ इन द करंट पीरियड, यू नो, कोल्ड वॉर के दौरान हम बात करते हैं कि कोल्ड वॉर के पीरियड को, द टर्म इटसेल्फ कोल्ड वॉर, राइट, कोल्ड वॉर हम उसे क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये कभी हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुई, right, that there was no active conflict or warfare between the two superpowers of USA and USSR. While proxy wars may have been fought, a war which was at the magnitude of, say, the First World War or the Second World War never really broke out between the two powers, and that is seen as providing a sort of period of stability, or at least a period of cold peace during this time of bipolar conflict and competition. And one of the reasons why this bipolar competition did not turn into a direct conflict between USA and USSR, one of the reasons which is attributed to the same is possession of nuclear weapons. Now, understanding that the impact that nuclear weapons could have led to the emergence of various forms of nuclear order to deal with what we understand as nuclear proliferation. Nuclear proliferation का क्या मतलब होता है? The spread or the increase of nuclear weapons. और ये जो proliferation है दो तरीके की हो सकती है. The first what we call as horizontal proliferation, मतलब कि already जो existing से legitimate nuclear powers हैं उनके beyond spread ना होना the ability to come up with nuclear weapons. Now obviously जो 5 great powers थी, राइट, जो कि जिनको एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है रिकॉग्नाइज करता है, ये रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर है जिन्हें लेजिटिमेट न्यूक्लियर पावर्स जो है ये माना जाता है. और कौन सी है ये न्यूक्लियर पावर्स? ऑब्वियसली द सेम जो कि हमारे P5 का हिस्सा है, परमानेंट 5 का हिस्सा है इन आवर सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल, which is US, UK, France, China and then Soviet Union का जो एयर बना that is Russia. ठीक है. However, इसके अलावा हमें पता है that 4 और states जो हैं ये almost proxy nuclear weapon states बन गए हैं. इनमें से एक तो इंडिया ही है जिसने बार बार अपनी एक जो इमेज है एज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर उसे बोल्स्टर करने की कोशिश की है. Then obviously we have पाकिस्तान. इसी के साथ साथ वी ऑल्सो हैव इजराइल जिसकी न्यूक्लियर केपेबिलिटीज जो है बहुत एम्बिगुअस रहती हैं, बट इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये न्यूक्लियर केपेबल स्टेट है. एंड देन जिसके ऊपर बहुत एक इशू है, डिबेट है, राइट, ईरान अभी भी हिस्सा नहीं है. कौन सा है लास्ट स्टेट? द रोग स्टेट विच इज नॉर्थ कोरिया, राइट. ये हमारा 4th स्टेट है. ईरान का क्या है? ईरान का ऐसा माना जा रहा था कि ये शायद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपने वेपन्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण मेजर सैंक्शंस जो हैं इन पे इम्पोज किए गए, जिसके कारण कॉन्वर्सेशंस भी चलाई गई बाय द P5+1 so as to cut down to so as to cut short so as to curb down Iran's nuclear weapons program. ठीक है. तो 4 अब एक्स्ट्रा पावर्स कौन सी होगी जो कि नॉन रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स है? इंडिया, पाकिस्तान, 2 साउथ एशिया में, देन ईस्ट एशिया के अंदर नॉर्थ कोरिया एंड देन वेस्ट एशिया के अंदर इजराइल. ठीक है. ये इन चारों को मिला के तो अब जो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन पावर्स हो गए वो इन ऑल 9 हो गए. नाउ देयर इज एन अटेम्प्ट, है ना, ईरान इसी के अंदर आता है कि फर्दर इन 9 के बियॉन्ड, राइट, ना जा पाए. वैसे तो इन 9 में से भी 5 ही हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं. इंडिया को वाइल एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गई है. इजराइल क्योंकि बहुत क्लोजली अलाय हुआ है यूएसए के साथ, तो उस पर क्वेश्चन मार्क्स कभी नहीं उठाए गए हैं. ना ही इजराइल ने एज ओपनली डिक्लेयर किया है अपने आप को एज अ न्यूक्लियर स्टेट, राइट. पाकिस्तान भी डी फैक्टो जो है इसका हिस्सा बन गया है. नॉर्थ कोरिया के कारण काफी ज्यादा फियर्स जो है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द रिस्क दैट इट पोजेस टू 2 ऑफ यूएस अलाइज, साउथ कोरिया एंड जापान, इसके कारण बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया पे भी मेजर सैंक्शंस लगाए गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट आती है व्हाट वी कॉल इज वर्टिकल प्रोलिफरेशन. अब हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करने के लिए वी हैड द व्हाट वी कॉल द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ऑन द अदर वर्टिकल प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है कि जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन पावर्स हैं वो और राइट क्वांटिटी ऑफ द आर्सेनल दैट दे पोजेस एंड क्वालिटी ऑफ द आर्सेनल दैट दे पोजेस
दोनों को ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ना बना दे, और इसीलिए वर्टिकल प्रोलिफरेशन लगाया जाता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, सो एज टू बिल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द कोल्ड वॉर पावर्स ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में बहुत सारी ट्रीटीज जो हैं, आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटीज जो हैं, ये साइन की गई थी, राइट। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंटेम्प्रेरी एरा में देखते हैं तो जो न्यू स्टार्ट है ये एक लौती रिमेनिंग ट्रीटी है इन दोनों पावर्स के बीच में, राइट। तो ऐसी ट्रीटी जो कि कर्ब करने की कोशिश करती है स्टॉक पाइलिंग और डेवलपिंग इवन मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स विद इन द आर्सेनल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वर्टिकल प्रोलिफरेशन को रोकने वाली ट्रीटीज जो हैं ये बोलते हैं। ना प्रोजेक्ट सिंडिकेट के एक आर्टिकल के अंदर, राइट, इन अगस्त 2024 रिचर्ड हास ने अंडरलाइन किया दैट देयर इज इंक्रीज्ड टेंशंस इन द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। First, he says that for the longest time, what we have been focusing on is horizontal nuclear proliferation, right? Particularly again, जैसे कि हमने बात की थी, पाकिस्तान एक अनस्टेबल स्टेट रहता है, नॉर्थ कोरिया तो है ही एक रोग स्टेट, ईरान ने जिस तरह से ये माना जा रहा है कि अटेम्प्ट्स किए थे, एंड नाउ विद द एक्सटेंट इन द राइज ऑफ non-state actors, the fear of these nuclear weapons falling in the wrong hands और ज्यादा बढ़ गया है। However, Haas says that because of this reason, one thing that we have tended to ignore is the troubles that we are now facing within vertical proliferation as well. And ये vertical proliferation Haas का मानना है आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में चीजों को, जो हम सिक्योरिटी डिलेमा फेस करते हैं, जो ग्रेट पावर राइवलरीज हैं, इन्हें और ज्यादा वर्सन कर देगी। अब ये इंक्रीज वर्टिकल प्रोलिफरेशन, जैसे कि हमने बताया था कि जब भी आप अपने आर्सेनल को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हैं या जो उसकी डिस्ट्रक्टिवनेस है उसे और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट, इसको हम वर्टिकल प्रोलिफरेशन कहते हैं। What is even more troubling is the fact that a number of countries have now started building up tactical nuclear weapons, right? जो कि basically small scale nuclear weapons होते हैं। The very idea of nuclear weapons initially was कि इन्हें एक weapons of last resort माना जाएगा, क्योंकि इतनी mass destruction होगी तो countries जो कि चलाना चाहती हैं and जो कि जिन पे चलाया जाएगा, दोनों ही will be very wary of use of these nuclear weapons. However, ये जो tactical weapons होते हैं ये थोड़े कम उसके होते हैं जो डिस्ट्रक्शन होती है, जिसका मतलब क्या है, इनका और टारगेटेड अटैक हो सकता है, जिसका मतलब क्या है, नाउ देयर इज फियर दैट इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जा सकता है कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर भी, जिसके कारण ये जो जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी डिलेमास हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फियर्स हैं, ये और ज्यादा एग्रेवेट होते जा रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बात कर रहा है अबाउट हैविंग डेवलप्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज ऑब्वियसली इट इज फियरसम ऑफ इट इज फियरफुल ऑफ इंडिया, जिसके पास कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर, कन्वेंशनल मिलिट्री के अंदर सुपीरियोरिटी है ओवर पाकिस्तान। सो नाउ हाउ डज पाकिस्तान वांट टू कन्फ्रंट अ सुपीरियर इंडिया कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है इनको डेवलप कर लेते हैं, राइट, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है पर्टिकुलरली फॉर द वर्टिकल न्यूक्लियर ऑर्डर। अब हमें पता है that despite nuclear proliferation treaty, when it comes to horizontal proliferation also ये बहुत ज्यादा लिमिटेड रहा है। इनफैक्ट जब हम न्यूक्लियर बैन ट्रीटी की भी बात करते हैं, जो कि रिसेंट टाइम्स के अंदर साइन की गई, रैटिफाई की गई, none of the nuclear weapon states are in fact party to this nuclear ban treaty. On the other hand, what has emerged are basically regional certain treaties, जिनके थ्रू स्पेसिफिक एरियाज या रीजन्स को जो है एज न्यूक्लियर फ्री जोन्स जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। सो फॉर एग्जांपल ट्रीटी ऑफ बैंकॉक को अगर आप देखते हो, ये ट्रीटी ऑफ बैंकॉक जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, जो आसियान का रीजन है, उसे न्यूक्लियर वेपन फ्री जो है बनाती है। सिमिलरली सेंट्रल एशिया ने एक ऐसी ट्रीटी जो है ज्वाइन की हुई है, मंगोलिया ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है डिक्लेयर किया हुआ है। देन वी हैव ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा एज वेल, जो कि इन इंडो पैसिफिक आइलैंड्स को जो है सेफगार्ड करने की कोशिश करता है, इन पैसिफिक आइलैंड्स को। अंटार्कटिका की ट्रीटी है कि इस अंटार्कटिका के रीजन को किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ट्रीटी ऑफ पेलिंडाबा है, राइट, जो कि अफ्रीका को एक न्यूक्लियर फ्री जोन जो है बनाती है। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव ट्रीटीज जो कि
वेरी इंपॉर्टेंटली लैटिन अमेरिका को भी एक न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाती है। तो while certain regions have collaborated to become nuclear free zone, as such कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऐसी ट्रीटी जो कि फुल्ली एक्सेप्टेड हो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है। Now when it comes to vertical proliferation, obviously जैसे जैसे ग्रेट पावर राइवलरी बढ़ती जा रही है एंड चाइना अपने आप को एक सुपीरियर स्टेटस, एक हेजेमोनिक पावर की तरह देखना चाहता है, तो इसी के चलते हुए ये अपने न्यूक्लियर आर्सेनल पे भी काम कर रहा है। रिचर्ड हास यही कहते हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड जो है बिलोंग करता है चाइना को। एंड क्या रीजंस है कि ये इतना फोकस कर रहा है? सबसे पहले द कॉन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान। नाउ आफ्टर द फैक्ट दैट यूएस हैड दिस डिसमल pulling out of Afghanistan, followed by the war between Russia and Ukraine, right, wherein Ukraine, which had assumed the support of US, right, which had assumed the support of NATO, could not really do anything to prevent the Russian aggression, right? So because of this reason, the countries who have sought to protect themselves by being under US's nuclear umbrella, they feel more vulnerable. And इनमें से ही एक ऐसा देश है ताइवान का, जिसे मेनलैंड चाइना, जिसे चाइना जो है अपना हिस्सा मानता है, क्लेम करता है। तो इसीलिए ताइवान के अंदर जो बिल्ड टेंशंस हो रही हैं ऑलरेडी साउथ चाइना सी के अंदर, ताइवान के अंदर, राइट, जिस तरह से यूएस की डिग्नेटरीज अगर विजिट करते हैं, जिस तरह से चाइना रिएक्ट करता है, उसी के चलते हुए ताइवान में यूएस की इंटरवेंशन को कर्ब करने के लिए इन केस चाइना टेक्स अप एनी अग्रेसिव स्टांसेस अगेंस्ट द सेम, ये अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बोल्स्टर करना चाहते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अभी तक अगर हम लार्जेस्ट आर्सेनल की बात करते हैं तो ये यूएस के पास है एंड रशिया के पास है। एंड चाइना का ये मानना है कि न्यूक्लियर आर्सेनल इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ब्रैगिंग राइट्स, दैट इफ यू आर द हेजेमोनिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, जैसे कि कोल्ड वॉर के दौरान था, तो यूएस एंड सोवियत यूनियन के पास लार्जेस्ट स्टॉक पाइल्स थे। So to be taken seriously, China wants to accumulate enough nuclear weapons जिस तरह से USA and USSR के पास है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली, चाहे लिमिटेड ही, चाहे इकलौती ही न्यू स्टार्ट बची है यूएस एंड रशिया के बीच में, बट एटलीस्ट एक हिस्ट्री एंड प्रेजेंट में भी सर्टेन ट्रीटीज फॉर आर्म्स कंट्रोल एग्जिस्ट करती हैं। चाइना इज नॉट पार्टी टू एनी सच ट्रीटी जिसके कारण वो absolutely without a care in the world can go ahead about expanding its nuclear arsenal. Another major concern in this vertical proliferation is obviously North Korea. Right now, there was this belief by the Western powers, European countries, USA द्वारा, that economic and diplomatic sanctions के through North Korea will possibly mend its ways. But because of the support which has been provided by Russia and China, नॉर्थ कोरिया हैजंट कम टू हीड, बल्कि इन्होंने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में और ज्यादा रिसर्च और ज्यादा एफर्ट्स जो हैं ये डालने शुरू कर दिए हैं, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स विद इंप्रूव्ड एक्यूरेसी एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ इवन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स, जिसके कारण साउथ कोरिया एंड जापान के अंदर जो एक पब्लिक फियर है वो और ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो जापान फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर रहा है अपनी स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। सिमिलरली साउथ कोरिया की भी जब हम बात करते हैं, देयर इज नाउ इंक्रीज पब्लिक प्रेशर साउथ कोरिया के ऊपर कि हम लोगों ने अपने ऊपर क्यों ये रिस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं, राइट, स्पेशली कंसिडरिंग दैट ऑलरेडी यूएसए को लेके और उनकी न्यूक्लियर अम्ब्रेला को लेके क्वेश्चन मार्क्स उठने लग गए हैं दोनों ही जापान एंड साउथ कोरिया में, दैट इफ द नीड अराइजेस, क्या चांसेस है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी अश्योरेंस है दैट यूएसए विल कम टू देयर रेस्क्यू, राइट। जिसका मतलब क्या है कि वर्टिकल प्रोलिफरेशन बाय वन कंट्री, राइट, इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ वन कंट्री, राइट, नॉर्थ कोरिया, कैन रेज क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इवन हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, wherein maybe down the line South Korea and Japan may see it as a part of their core national interest to actually develop nuclear weapon capabilities, right? Then obviously in this vertical proliferation Russia भी पीछे नहीं है, especially considering that fact that already यूक्रेन के अंदर जहां पे ज्यादा हेडवे नहीं मिल पाया है रशिया को, रशिया जो है इवन थ्रेट्स दे चुका है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की। वेरी इंपॉर्टेंटली पुतिन का क्या ड्रीम है? पुतिन जो एक पास्ट ग्लोरी थी सोवियत यूनियन की, ज़ारिस्ट रशिया की, उसको रीगेन करना चाहता है, उस लेवल तक रशिया को जो है एक्सपैंड करना चाहता है।
नाउ ऑलरेडी रशिया एंड यूएसए के पास वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है. व्हाट इज important also is the fact, जैसे कि हमने बात की थी, that the last remaining treaty between them which is New START, जिसे रशिया ने ऑलरेडी सस्पेंड किया हुआ है, इफेक्टिवली इसका हिस्सा नहीं है, but it is due to expire also in 2026 and there are very low chances कि Russia is going to easily agree to its extension, right? जिसके कारण ये दोबारा quantity and quality of arsenal के ऊपर काम करना शुरू कर सकता है. जिसका मतलब क्या है, that USA is now surrounded as a declining hegemon. अब जो है not just in the economic sphere but in strategic spheres के अंदर भी इसे increased challenges witness करने पड़ रहे हैं. जिसका मतलब क्या है कि ये जो 3 नई रोग पावर्स निकल के आई हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया, जो कि विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स अपनी प्रोलिफरेशन को और बढ़ाना चाहती हैं, इसके कारण यूएसए माइट फेस एग्जिस्टिंग प्रेशर टू रीथिंक इट्स ओन न्यूक्लियर पोस्चर एज वेल. कि अगर ये लोग बढ़ाई जा रहे हैं तो व्हाई शुड आई स्टैंड बैक, right? Maybe I should go ahead and bolster my powers as well, especially considering the fact that there can be a united front जो कि ये 3 rogue powers against USA carry out कर सकती हैं, right? This makes vertical proliferation extremely problematic. Now, changing nuclear order के साथ कुछ और tensions भी निकल के आ गई हैं. सबसे पहले तो use of nuclear weapons almost normal होता जा रहा है. हम बात करते हैं ना कि ओवर टाइम जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, पहले जिन चीजों पे टाबू होता था, ओवर टाइम द वर्ल्ड बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद इट एज वेल, राइट? हम पर्सनल भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, राइट? तो जब हम छोटे होते हैं हमें फॉर एग्जांपल सिखाया जाता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, राइट? तो यू नो दैट इज समथिंग दैट वी होल्ड वेरी ट्रू टू आवरसेल्व्स. बट अपने आसपास होते वर्ल्ड में जब हम से देखते हैं, इनकाउंटर करते हैं दैट पीपल लाई, या फिर खुद 1-2 बार जो है झूठ बोल देते हैं, इवन तो वो गलत है, बट जो टैबू उसके साथ एसोसिएटेड होता है वो डिसअपियर हो जाता है. देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू लाई फॉर स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. अब उसी के कारण क्या हो रहा है कि अब काफी टाइम हो गया न्यूक्लियर वेपन्स को एग्जिस्ट करते हुए. सो द काइंड ऑफ टैबू जो कि एसोसिएट किया जाता था न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, कि कहीं अगर आपने डेवलप करने की कोशिश की तो आपको एक पराया मान लिया जाएगा, आपके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, आज भी होता है, but the extent of the taboo has reduced. Then very importantly, one of the reasons why nuclear weapons were considered so important by countries was because of the kind of stability that they were associated with, right? Because of the existence of the concepts जिनको हमने पहले डिस्कस किया था, mutually assured destruction leading to nuclear deterrence. Now this scholars like Haas say was possible because of bipolar competition. बायपोलर कंपटीशन जहां पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पास थी यूएसए एंड यूएसएसआर, एक ऑलमोस्ट इक्वालिटी थी इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल दैट दे पोजेस्ड, एंड आल्सो देयर वर यू नो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जिनके थ्रू वो इजीली कम्युनिकेट कर पाते थे, देयरबाय डिस्पेंसिंग सर्टेन मिसट्रस्ट जो कि एग्जिस्ट करता था, लीडिंग टू एटलीस्ट रिडक्शन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा. हाउएवर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जैसे जैसे बायपोलर कंपटीशन के बाद यूनिपोलर मूवमेंट आया, बट नाउ विद द डिक्लाइन ऑफ यूएसए एज अ हेजेमन, मल्टीपोलैरिटी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण न्यूक्लियर ऑर्डर के अंदर भी ग्रेटर इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं. एक और बहुत ही बढ़िया पॉइंट जिसे ऐड करते हैं जोसेफ नाय, राइट? तो जोसेफ नाय ने एक और अपना आर्टिकल जो है वो लिखा, राइट? जहां पे ये कहते हैं कि देखिए ग्लोबल ऑर्डर को जो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बना रहा है इज द फैक्ट कि व्हेन वी लुक एट रीजनल ब्लॉक्स हियर, यहां पे जो कंटेंशंस है न्यूक्लियर पावर्स के बीच में वो बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण सर्टेन रीजन्स के अंदर जो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड इनसिक्योरिटी डिलेमा है वो बढ़ता जा रहा है, राइट? तो चाहे ये इजराइल के क्राइसिस के कारण हो, इजराइल पैलेस्तीन वॉर के बाद जो है जिस तरह से ईरान ने दोबारा पोस्टर ले लिया है, सपोर्ट कर रहे हैं वो हमास को, हुतीस को, हेजबोला को, राइट? सो मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट है, ईरान जो कि शायद ये कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकता है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम यूरोप के रीजन की बात करें तो रशिया की बेलिजरेंस इज अ सोर्स ऑफ पावर. अगर हम ईस्ट एशिया की बात करते हैं, सो द प्रॉब्लम दैट नॉर्थ कोरिया कैन पोज अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड जापान विच मे लीड टू हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 न्यूक्लियर ट्रियाड जो कि एग्जिस्ट करता है साउथ एशिया में of China, India and Pakistan can make this region very, very fragile when it comes to nuclear
रिलेशंस। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रीजनल कंटेस्टेशंस है इनके ऊपर नजर डालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसिकली रीजन वाइज जो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस है वो और ज्यादा शार्पन होती जा रही हैं, लीडिंग टू जियोपॉलिटिकल कंपटीशन इन दीज एरियाज, राइट। सो फॉर एग्जांपल साउथ एशिया में इंडिया एंड चाइना के बीच में जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ती जा रही है, लीडिंग टू प्रॉब्लम्स, राइट। ना साउथ एशिया में इफ वी लुक एट चाइना, एंड चाइना की हमने बात की थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग आर्सेनल जो है चाइना का है, मेजर फोकस एंड खर्चा कर रहे हैं ये न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अनलाइक इंडिया, China does not adhere to things like minimal deterrence, right? Credible but minimum deterrence. China is okay with developing a very robust nuclear posture जिसके अंदर ये constantly research and development कर रहे हैं. Now, because of the kind of money and effort that China is putting in its nuclear arsenal, along with the fact that China is hands in glove, एक बहुत ही strategic partnership है China and पाकिस्तान के बीच में, this leads to a situation of power asymmetry South Asia के अंदर, जहां पे इंडिया कंटिन्यूसली फेसेस द थ्रेट ऑफ अ टू फ्रंट वॉर, राइट। द फैक्ट के इन द मंडला सर्कल ये जो दो उनके अरी हैं, दे कैन कम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनाइटेड स्टांस अगेंस्ट इंडिया, राइट। तो इंडिया के अगेंस्ट ये डुअल थ्रेट है, चाइना की भी एंड पाकिस्तान की। बट अगर हम इंडिया का न्यूक्लियर पोस्चर देखते हैं, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना, राइट। पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर फर्स्ट यूज की बात नहीं करता, राइट, कोई पीस ओरिएंटेड नेचर जो है उसकी बात ये नहीं करते हैं, अनलाइक इंडिया जो कि जिनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन नो फर्स्ट यूज एंड क्रेडिबल बट मिनिमम डेटरेंस। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान किसकी बात करता है? पाकिस्तान बात करता है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पोस्चर की, जिसका मतलब क्या है कि नाउ विद डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान इज वेरी ओपनली ऑल्सो सेइंग कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तक यूज कर लेंगे। तो अब जिस तरह की टेंशंस है, मिसट्रस्ट है, प्रॉब्लम्स हैं इन तीनों कंट्रीज के बीच में फॉर्मिंग दिस न्यूक्लियर ट्रायंगल इन साउथ एशिया, this makes South Asia a very fragile zone when it comes to practicing of nuclear deterrence, wherein even a slight miscalculation or some sort of escalation can lead to a full-blown crisis in the region, right? Even though the fact कि इंडिया के पास, चाइना के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं, दोनों जो हैं ऑल तीन मीडियम से, एयर, वाटर, लैंड से जो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फॉलो थ्रू कर सकती हैं, बट द फैक्ट इज दैट एनी सॉर्ट ऑफ सच मिसकैलकुलेशन कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर साउथ एशिया, मेकिंग दिस रीजन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रीजन्स इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर ऑर्डर। एशली टेलिस इसी चीज पे बात करते हैं कि देखिए, इवन दो अगर हम चाइना और इंडिया की बात करते हैं, China is a part of obviously the original recognized nuclear powers. इंडिया 1998 के अंदर जो है न्यूक्लियर वेपन्स को जो है इन्होंने जो है टेस्ट कर लिया था, एंड सिविल न्यूक्लियर डील के बाद विद यूएस, इंडिया इज ऑन रूट टू बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑलमोस्ट recognized न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, राइट। इट इज ऑल्सो पार्टी टू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, राइट। सो वासेनार अरेंजमेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया, MTCR, राइट। तो इन सब का जो है इंडिया ऑलरेडी हिस्सा बन चुका है, राइट। सो कंसिडरिंग दिस, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो कि एग्जिस्ट करती है चाइना एंड इंडिया के बीच में। बट द प्रॉब्लम इज कि चाइना का जो एक सब स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स हैं, राइट, जिनके थ्रू वो साइबर अटैक, साइबर वॉरफेयर में इंडल्ज कर सकते हैं, ये इंडिया के न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए एक मेजर चैलेंज बनता जा रहा है। When we look at Pakistan also, there is a considerable degree of nuclear deterrence and crisis stability जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, even though पाकिस्तान टाइम एंड अगेन अपनी प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू इंडिया को जो है ट्रबल करता रहता है, right? How long this will survive, especially in the aftermath of Pakistan's development of tactical nuclear weapons, this is something that remains to be seen. Then we have regional contestations in East Asia as well due to the nuclear capabilities of North Korea, जिसके कारण रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है ये बढ़ती जा रही है, राइट। पर्टिकुलरली साउथ कोरिया एंड जापान जो कि वहीं पे लोकेटेड है, एंड देन यूएसए जो कि इंडो पैसिफिक रीजन का एक मेजर पावर है, जो कि अगेन डज नॉट वांट इट्स जोन ऑफ इन्फ्लुएंस क्वेश्चनड बाय दीज पावर्स। ना वेरी इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया की जो एक स्ट्रैटेजिक प्रॉक्सिमिटी है दोनों ही चाइना एंड रशिया की तरफ, जिन्होंने सपोर्ट किया है, एड किया है, फंड प्रोवाइड किए, रिसर्च प्रोवाइड किए है नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर केपेबल बनाने के लिए, दिस स्पेल्स अ लॉट ऑफ डूम फॉर दिस रीजन। वेरी इंपॉर्टेंटली ऑफन दिस हैज लेड टू
economic and diplomatic sanctions, not even working on North Korea at all. And इसी के कारण again जैसे कि हमने डिस्कस किया था, the fear of horizontal proliferation to South Korea and Japan in the future, इसको लेके भी major question marks उठे हैं. Then we come to West Asia. Now Middle East या West Asia one of the most एक सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है when it comes to geopolitical tensions in the world. And again, despite numerous efforts through various treaties to provide some sort of stability, some sort of peaceful mechanism into play at Middle East, to make them survive has been a very difficult task. Now, Middle East के अंदर जो nuclear power struggle है, that is primarily between Israel and Iran, right? जहां पे दोनों ही इस region के अंदर hegemons बनना चाहते हैं. Now, Israel has followed what we call the policy of nuclear opacity, right? जहां पे हर किसी को sort of मन ही मन में पता है कि हाँ जी न्यूक्लियर केपेबल है, बट उन्होंने कभी भी इसके बारे में ओपनली नहीं बोला है. But just this awareness of them being nuclear capable has become a strategic deterrent in a neighborhood जहां पे Israel is surrounded by a number of hostile powers जिनके साथ in the past it has continuously fought wars. Conversely, ईरान के भी जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, राइट, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने बोला है कि हम वेपन्स नहीं बना रहे हैं, हम पीसफुल एनर्जी पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, दिस लेड टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल आर्म्स, जिसके कारण डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस इन पे लगा दिए गए, लीडिंग टू टॉक्स ऑल्सो एमर्जिंग बिटवीन द टू. अब यूएस और उनके अलाइज, एक सर्टेन फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जहां पे यूएस एंड इनके अलाइज इजराइल को सपोर्ट करते हैं, इनको मिलिट्री एड तक प्रोवाइड करते हैं. ईरान के न्यूक्लियर एस्पिरेशंस के कारण इट हैज बीन फेसिंग सैंक्शंस, राइट, इट हैज बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसके कारण ये हिपोक्रेसी बहुत ऑब्वियस होती जाती है, लीडिंग टू ईरान ग्रोइंग मच मोर क्लोजर टू रशिया एंड चाइना, राइट, जिसके कारण न्यू फॉर्म्स ऑफ ग्लोबल अलायंसेस जो हैं अब बनने लग गई हैं. सिमिलरली यूरोप के अंदर भी ये न्यूक्लियर कॉन्टेस्टेशंस जो है बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली ड्यू टू रशिया बेलिजरेंस, राइट. अब रशिया की स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन यहां तक आ गई है जहां पे उन्होंने बोला है दैट वी आर इवन रेडी टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स टू स्टॉप नेटो की मिलिट्री एक्सपेंशन इन द रीजन, राइट, स्पेशली इन द आफ्टरमाथ ऑफ यूक्रेन, जहां पे पुतिन का ये मानना था कि इजिली वो ये वॉर जीत जाएंगे, बट ये हो नहीं रहा है. इसके कारण फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है और इसी के कारण उनकी जो रेडीनेस है टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स वो भी बढ़ने लग गई है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कम बैक टू द मेन, पहला जो आइडिया था, जो एक टैबू एसोसिएटेड था विद द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, दैट इज ऑन द फॉल. एंड सेकेंडली, रशिया का जो एक पोस्चर है ये कॉम्प्लिकेट कर देता है स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस बाकी न्यूक्लियर आर्म्ड एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के लिए भी, राइट. न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स आर देन लाइक दैट मे बी वी नीड टू इंक्रीज आवर कैपेबिलिटीज, राइट, वर्टिकल प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करने के लिए. वहीं पे नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स का भी यही मानना है कि देखिए, इफ द वर्ल्ड हैज नाउ बिकम लाइक दिस, राइट, एवरी स्टेट फॉर इटसेल्फ, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, then maybe हमें भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, rather than relying on various partners or allies that they will come to our defense, right. Look, Ukraine has to battle it all on its own, so maybe we should be prepped for this as well, right. So this was the major idea about the global nuclear order. इससे जुड़े अगर कोई भी और आपके क्वेश्चंस है हमें कमेंट्स में बताएं. कोई भी और चीज को अगर आप कवर करवाना चाहते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. वेरी इंपॉर्टेंटली, हमारा आखिरी बैच जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का 9 सितंबर से उनकी ओरिएंटेशन की क्लासेस शुरू हो गई थी, राइट. जो फाइनल क्लासेस हैं वो 16 सितंबर से शुरू होंगी, राइट. एक डिटेल शेड्यूल आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. आपके पास ऑप्शंस है दैट डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप किस तरह का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बट एक्सट्रीमली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है जिनके अंदर इवन मंथली करंट अफेयर्स को जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं. उसी का एक एग्जाम्पल यही लेक्चर भी था. तो अगर आप इस कोर्स के बारे में, एंड हमारे पास अपार्ट फ्रॉम दिस फाउंडेशनल कोर्सेज करंट अफेयर्स कोर्स भी है, कि अगर आपने अपने फाउंडेशनल पीएसआर को कवर कर लिया है एंड सिर्फ करंट अफेयर्स और पीएसआर कवर करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ठीक है. या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को दिए गए नंबर पे और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.